हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ाई करते हैं। तो चलिए आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स दो शब्दों से बना है, मैक्रो और इकोनॉमिक्स। ये वर्ड मैक्रो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है, जिसका मतलब होता है लार्ज यानी बड़ा। और जबकि आपको पता होगा कि माइक्रो शब्द का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल यानी छोटा। तो मैक्रो और माइक्रो दोनों ऑपोजिट हैं। माइक्रो जहाँ छोटे लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, मैक्रो ओवरऑल लेवल पे लार्जर लेवल पे स्टडी करता है। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमी एज अ होल को, यानी ये डील करता है इकोनॉमी ऑफ द होल कंट्री से। एक पूरे कंट्री के इकोनॉमी को में क्या परिवर्तन आ रहा है उसे ये जानने की कोशिश करता है। इस चीज पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में स्टडी करते हैं। तो जैसा अभी मैंने बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है, इंडिविजुअल के इकोनॉमिक डिसीजंस को स्टडी करता है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, इंडिविजुअल फर्म कैसे बिहेव करेंगे अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा या बढ़ेगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसी माइक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर के का जो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है नेशनल लेवल पे, उसे हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाए तो उसके डिमांड में इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या डिमांड कम होगा या बढ़ेगा। और अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कम होगा या बढ़ेगा। तो इसी तरीके से दूसरे इंडिविजुअल्स के डिमांड पे क्या उस प्रोडक्ट का फर्क पड़ेगा। इस तरीके से हम एग्रीगेट करते जाएं अगर, तो नेशनल लेवल पे जब हम एग्रीगेट करके यानी जोड़ते हुए पहुंचेंगे तो नेशनल लेवल पे ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड पे या सप्लाई पे क्या फर्क पड़ता है, उसके वजह से नेशनल इनकम में क्या फर्क आता है, उसके वजह से ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क आएगा। ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का स्टडी का लेवल अलग है। माइक्रो छोटे लेवल पे स्टडी करता है जबकि मैक्रो बड़े लेवल पे स्टडी करता है। तो आपको जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल इकोनॉमी कैसे काम कर रही है इस चीज को हम स्टडी करते हैं। और ओवरऑल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं ओवरऑल, तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। उसमें आती है कंट्री के अंदर में एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट में कमी हो रही है या एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि नेशनल इनकम कम हो रहा है या बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन यानी कि प्राइसेस में कितनी बढ़ोतरी हो रही है या कि प्राइसेस स्टेबल हैं या कि प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा अभी मैंने रिपीट भी किया था, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल और फर्म्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की, तो जैसे उदाहरण ले, अगर मारुति के यानी कि स्विफ्ट डिजायर कार की लेते हैं, तो मान लीजिए कि अगर मारुति की स्विफ्ट डिजायर की प्राइस अगर बढ़ जाए तो उसके डिमांड में कमी आने लगेगी। तो ये मुद्दा जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है। यानी फिर हाउस होल्ड कैसे डिमांड रिएक्ट करेंगे, क्या हाउस होल्ड के जो के द्वारा जो डिमांड किया जाता है मारुति स्विफ्ट डिजायर, उसके डिमांड में कमी आएगी, और अगर कमी आएगी तो कितनी कमी आएगी। ये सब चीजें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी का हिस्सा है। उसी तरीके से अगर मारुति स्विफ्ट डिजायर के प्राइस में अगर बढ़ोतरी हो जाती है, प्राइस में अगर कमी हो जाती है, तो क्या फिर डिमांड बढ़ जाएगी, लोग क्या ज्यादा डिमांड करने लगेंगे। तो ये सब चीजें जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आती हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में फिर इसका क्या हिस्सा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे अगर पूरे कंट्री में सभी तरीके के गाड़ियां, जो अलग अलग मॉडल्स की जितनी भी कार है, उनके डिमांड में अगर कमी आने लगे, है ना, तो
तब वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में इस स्टडी का हिस्सा बन जाती है। यानी अगर जितने भी तरीके के मॉडल हैं उन सभी फोर व्हीलर गाड़ियों के डिमांड में अगर कमी आने लगे तो फिर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इंटरवीन कर करके ये देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि डिमांड में क्यों कमी आ रही है। प्राइस तो सेम है लेकिन फिर भी डिमांड में कमी आ रही है, तो हम कैसे डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है। फिर गवर्नमेंट इस चीज पे सोचती है। तो गवर्नमेंट या तो टैक्सेस को कम कर सकती है, गाड़ियों पे जो टैक्स लगती है वो टैक्स को कम कर सकती है। गवर्नमेंट इस तरीके की अपनी पॉलिसीज ला सकती है जिससे कि कार के लिए जो इंटरेस्ट लोन मिलता है उस पे लोन के इंटरेस्ट रेट में कमी आ जाए। तो इस तरीके के कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ डिसीजंस हैं जो गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं ताकि वो फिर इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लेवल पे वो जो डिमांड में कमी आ रही है गाड़ियों की, उस गाड़ियों में उसके डिमांड में कमी को वो अरेस्ट कर सके, यानी कि रोक सके और फिर से डिमांड को वापस अपने उसी लेवल पे ला सके या डिमांड को इंक्रीज करने की कोशिश कर सके। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कोशिश की जाती है कि हम नेशनल इनकम को मैक्सिमाइज कर सकें, एम्प्लॉयमेंट को मैक्सिमाइज कर सकें, अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकें, प्राइसेस को स्टेबल रखें और इकोनॉमी में ग्रोथ एक सुचारू रूप से चलती रहे, बनी रहे। तो इनका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि अगर हम इस तरीके से इन सब चीजों पे कंट्रोल करेंगे तो इंडिविजुअल की का जो प्रॉफिट है, इंडिविजुअल की जो बेनिफिट है, इंडिविजुअल का वेलफेयर, वो मैक्सिमाइज हो सकता है। और यही मुख्य पर्पस होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अभी तक मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप की चर्चा की है, एक बार चलिए फटाफट उस पर जल्दी से नजर भी डाल लेते हैं फिर से। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो स्कोप के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की कंट्री में, कंट्री के नेशनल इनकम की, कंट्री के में प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल की, कंट्री में सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स एंड लोन की, कितना लोग लोन डिमांड कर रहे हैं, लोन के डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है या कि कमी आ रही है, और दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड की। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटरडिपेंडेंट हैं, वो दोनों अलग अलग नहीं है। तो जैसा अभी आपने एग्जाम्पल में भी देखा है कि माइक्रो लेवल पे जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं उसका एग्रीगेट होकर के मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, यानी पूरे कंट्री के इकोनॉमी पे उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे जो पॉलिसी लेवल डिसीजंस लिए जाते हैं उसका माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक डिसीजंस पे इम्पैक्ट होता है। यानी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर गवर्नमेंट कार लोन के इंटरेस्ट में कमी लाए, अगर गवर्नमेंट कार्स पे टैक्सेस कम करने लगे तो कार की प्राइसेस कम होने लगेंगे, और कार के प्राइसेस कम होने लगेंगे तो हो सकता है इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के लेवल पे कार के डिमांड में बढ़ोतरी हो जाए। तो इस तरीके के जो पॉलिसी चेंजेस होते हैं मैक्रो लेवल पे, यानी ओवरऑल इकोनॉमी के लेवल पे, नेशनल लेवल पे, उसका माइक्रो लेवल पे यानी कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड के डिमांड के लेवल पे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, अलग अलग नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दोनों के डिफरेंस पर एक बार फटाफट फिर से नजर डाल लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आपने देखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म के बिहेवियर को स्टडी करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल कंट्री के इकोनॉमी के लेवल पे, कंट्री के इकोनॉमी के लेवल पे स्टडी करने की कोशिश करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस एंड एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड का जो प्राइस के घटने या बढ़ने से रिएक्शन होगा उसको स्टडी करते हैं, या इंडिविजुअल फर्म का जो आउटपुट होता है और उसके द्वारा जो सप्लाई की जाती है किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसको हम स्टडी करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे हम एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी के लेवल पे जानने की कोशिश करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि एक इंडिविजुअल के बेनिफिट को
उसके यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, जो एक उसका इनकम है उस इनकम के अंदर में इस तरीके से वो यूज करे अपने इनकम को ताकि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो सके। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को मैक्सिमाइज करते हुए हम एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं और प्राइसेस को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। जो टूल्स हैं स्टडी के वो इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो टूल्स हैं वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये एज्यूम करके चलता है कि जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एज्यूम करके चलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जितने भी हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। तो ये कुछ मुख्य डिफरेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। आइए एक बार नजर डाल लें कि इस टॉपिक पे मुख्य रूप से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं या अभी तक पूछे गए हैं। ये कुछ 3-4 प्रश्न हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और ज्यादातर अक्सर पूछे गए हैं कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाउ आर मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटरडिपेंडेंट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको ने देखा होगा कि अलग अलग सब टाइटल्स के अंदर में वीडियो में कवर किए गए हैं। अगर आप वीडियो को फिर से पीछे करके देखेंगे तो आपको इन सभी सवालों के जवाब वहां पर मिलेंगे। जो स्क्रीन पे टेक्स्ट आ रहा है उन टेक्स्ट को अगर आप अपने कॉपी में नोट कर लें तो इन सवालों के जवाब आपसे आप यानी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे और इस तरीके से आपके सारे सवाल भी जो हैं वो वीडियो के अंतर्गत कवर हो जाएंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमी के इस तरीके के टॉपिक्स पे, सभी टॉपिक्स पे छोटी छोटी वीडियोस बना करके आपको मुख्य उसके पॉइंट क्लैरिफाई करूं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, समझ करके याद करने में आसानी हो और एग्जाम में फिर आंसर लिखने में, सटीक आंसर लिखने में आसानी हो। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।